जिस तरह से मतदान सूची को लेकर आरोप लगा, ईवीएम को लेकर पहले आरोप लगे आए हैं, तो सारे विपक्ष ने इस बात को एक पुरजोर तरीके से कहा गया है कि सदन में एक दिन इस पे चर्चा कराई जाए। सरकार ने किस तरह से निर्वाचन आयोग का दुरुपयोग किया और एक तरफ सीजेआई को निकाल के सत्ता पक्ष के ही दो मेंबर से पीएम और एक कैबिनेट के मंत्री को ले लिया गया, तो एक तरफ तानाशाही हो गया। किसको कैसे नियुक्त करना है, कहां क्या करना है, किसे सारा मतलब कहीं न कहीं निर्वाचन आयोग को भी पूरा कंट्रोल किया जा रहा है। वो शरीर से पहलवान है, दिमाग से पहलवान नहीं है, वो शरीर से पहलवान हो सकता है। इस प्रकार के अधिकारियों पे कार्रवाई होने की सख्त जरूरत है। मुख्यमंत्री ने जो बढ़ावा दिया है उनको, वो गलत है। ये उपजे ही आरएसएस के लोगों के द्वारा तैयार किया जाता है। लोगों को ये एहसास किया जाता है कि वो उच्च है, वो नीच है। क्या मैं कह रहा हूं, आप कितना भी बड़ा पाप कर लो, किसी के साथ दलित पिछड़े को मार डालो और इसके बाद कुंभ में जाके ना लिया, इसका मतलब आपके पाप धुल गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। संसद का बजट सत्र चल रहा है और पहले ही दिन गहमा-गहमी हो गई। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने बजट में सत्र में वोटर लिस्ट में जो फर्जीवाड़ा हो रहा है उसको लेकर ओम बिरला से कहा, लोकसभा अध्यक्ष से कहा कि उस पर सदन में चर्चा कराई जाए। इस बात को लेकर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी कहा कि पूरा विपक्ष एक साथ है और अब ईवीएम से लेकर वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े को लेकर पूरा विपक्ष एक साथ हो गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसी मुद्दे पे मौजूद हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद राजकुमार रौत जी। उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है पूरा मामला। सर, पहले तो आपका स्वागत है नेशनल दस्तक पे। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को मेरी ओर से जय जोहार। और जिस तरह से देश के जो हालात बदल रहे हैं, जिस तरह से देश में जो चर्चा चल रही है और विशेषकर बजट सत्र के अंदर आज जो सेकंड जो सेशन जो स्टार्ट हुआ उसमें फर्स्ट दिन ही जो माहौल गरमाया, और ये कई बार सदन के अंदर अलग अलग इशुओं पे माहौल गरमाता है, लेकिन आज जिस मुद्दे को लेके सदन के अंदर चर्चाएं हुई और आपस में नोकझोंक जो हुई, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। जिस तरह से मतदान सूची को लेके आरोप लगा, ईवीएम को लेके पहले आरोप लगे आए हैं, तो सारे विपक्ष ने इस बात को एक पुरजोर तरीके से कहा गया है कि सदन में एक दिन इस पे चर्चा कराई जाए, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से इसके बारे में कोई पॉजिटिव जवाब नहीं आया गया है। ओम बिरला जी कह रहे हैं कि सरकार तो लिस्ट बनाती नहीं है, तो इसमें क्या कहना? देखो, कहने में कुछ भी हो किसकी तरफ से, लेकिन जनता समझती है, जनता को दिख भी रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमारे उस राजस्थान के अंदर भी जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें देखा गया है कि सरकार ने किस तरह से निर्वाचन आयोग का दुरुपयोग किया, सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग किया। खुलेआम जो बीएलओज होते हैं, जो सरकारी मशीनरी का हिस्सा है, जो बूथ लेवल पे मैनेजमेंट का और वोटिंग मतदान का सारा चीज देखते हैं, इनकी खुलेआम बैठकें होती है। बाई इलेक्शन के अंदर सरकारी मशीनरी कलेक्टर एसपी से लगा के सारे लोग लगाए। तो ये जिस तरह से उनका कहना है कि सरकार थोड़ी बनाती है, बिल्कुल नहीं बनाती है। प्रतिपक्ष के नेता ने भी यही कहा कि बिल्कुल सरकार नहीं बनाती है, लेकिन जो सिस्टम में बिठाते हैं लोग, स्टेट निर्वाचन आयोग हो, नीचे हो, या जिस तरह से बाई इलेक्शन के दौरान कलेक्टरों की इधर उधर चेंजिंग होती है, का जो मामला है, तो नियुक्ति के मामले में सरकार का पूरा इन्वॉल्व रहता है, सत्ता पक्ष का। और जिस तरह से अभी जो मेन जो सीजेआई का जो मुख्य चुनाव का जो इशू आया अभी, तो इसमें जो रहता है सीजेआई, और एक तरफ सीजेआई को निकाल के सत्ता पक्ष के ही दो मेंबर से पीएम और एक कैबिनेट के मंत्री को ले लिया गया, तो एक तरफ तानाशाही हो गया। किसको कैसे नियुक्त करना है, कहां क्या करना है, किसे सारा मतलब कहीं न कहीं निर्वाचन आयोग को भी पूरा कंट्रोल किया जा रहा है। भले उनका कहना है कि वोटर लिस्ट बीएलओज बना रहे हैं, निर्वाचन आयोग बना रहा है, लेकिन इसमें सरकार का हस्तक्षेप ममता बनर्जी कह रहे हैं कि आने वाले समय में बंगाल में 2 एजेंसियों को ठेका दिया है वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का बीजेपी ने। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखो, पहले सरकार सोशल मीडिया को देख के, मतलब सरकार जो क्या राष्ट्रीय जो पार्टियां होती थी, बूथ मैनेजमेंट को किसी को टेंडर नहीं देती थी, प्रचार का कोई टेंडर नहीं देती थी। अभी धीरे धीरे प्रचार का टेंडर दिया जा रहा है कंपनियों को, सोशल मीडिया के माध्यम से किसी को आईटी का दिया जा रहा है, किसी को बूथ मैनेजमेंट का दिया जा रहा है, किसी को अपना जो एजेंडा है उस एजेंडे को गांव तक कैसे पहुंचाना उसका ठेका दिया जा रहा है। तो धीरे धीरे ठेका प्रवृत्ति जारी है। और यही चीज मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल के अंदर हो सकता है कि जो वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए या फर्जीवाड़ा करने के लिए किसी को टेंडर दिया, सच बात हो सकती है, क्योंकि धीरे धीरे इस ट्रेड में चल रहा है और ये हमारे लोकतंत्र के लिए घातक है। इस बात को समझने की जरूरत है। प्रतिपक्ष के नेता और साथ ही सारे विपक्ष ने ये डिमांड की है कि उसके अंदर, सदन के अंदर चर्चा हो जाए खुल के।
तो सत्ता पक्ष अगर गलत नहीं है तो उसमें खुल के सदन में चर्चा करा ली जाए। और ईवीएम को लेकर पूरे देश में जो माहौल गरमाया गया है, महाराष्ट्र में ये चीजें देखने में आई, गुजरात के अंदर देखने में आई कि एक व्यक्ति के द्वारा पूरे एक साथ बटन दबाए दिया रहे, उसमें वीवीपैट में कुछ और निकल रहा है, ईवीएम मशीन में कुछ और निकल रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं तो उसको समझते हुए एक दिन की चर्चा करा लेनी चाहिए। और जिस तरह से मतदान सूची में डिफरेंस आता है, हमने हमारे उस इलाके में भी देखा, कई बूथों पे कई बीएलओ को प्रेशर रहता है तो एक साथ जुड़वा देते हैं, किसी का नाम कटवा देते हैं, वोटरों को मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए उस बूथ से डाइवर्ट उस बूथ पे करा लेते हैं। तो ये मध्य महाराष्ट्र में देखने आया कि काफी डिफरेंस आया। अभी जानकारी मिली कि जो 5 साल में जो डाटा नहीं जुड़ा था वो कम से कम 5 महीनों में जुड़ गया। तो ये काफी डिफरेंस, इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आया? तो सच में कुछ न कुछ गलत हो रहा है और उसको लेके पूरे देश की आम जनता चिंतित है। जो सच्चा सिपाही है, एक तरफ राष्ट्रहित की बात करते हैं, एक तरफ कहते हैं कि हमारा देश ये, लेकिन देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही खत्म कर रहे हो, अब तानाशाही लागू कर रहे हो, तो ये कहीं न कहीं गलत है। सर, एक आपने लोकतंत्र की बात की और संभल के सीओ ने जिस प्रकार से बयान दिया, प्रशासनिक अधिकारी हैं, पहले तो नेताओं के पहले स्पीच आते थे जिसमें विवाद होता था, जिस प्रकार से वो हेट स्पीच का मामला हो जाता, लेकिन अब प्रशासनिक अधिकारी भी बयान दे रहे हैं कि अगर किसी खास व्यक्ति को दिक्कत है होली के दिन तो वो ना निकले। साल में 52 जुम्मे आते हैं, होली एक दिन आता है और शांति के लिए बैठक थी, लेकिन शांति की बैठक में ही जो इस प्रकार से एक उन्होंने बयान दिया उसको लेकर बड़ा मुद्दा गर्म है। सर, क्या कहना चाहें उनके इस बयान पे? देखो, उनका जो बयान क्यों आया उस पे समझना पड़ेगा। वर्तमान के अंदर अधिकारियों के अंदर एक पहले ये था कि अच्छा वर्क करो, अच्छी पोस्टिंग पाओ। आज ये है कि चापलूसी करो और अच्छी पोस्टिंग पाओ। पहले क्या रहता था अधिकारियों में कि अच्छा वर्क करो, सरकारी गाइडलाइन को पालना करो, या देश हित में, आम जनता के हित में जनता की सेवा करो तो अच्छी पोस्टिंग पाओ, ये होता था। और सरकारी भी नेता भी यही करते थे कि अच्छा वर्क कौन कर रहा है, अच्छा वर्क कौन कर रहा है, जनहित में काम कौन कर रहा है, उसको अच्छी पोस्टिंग दी जाती है। आज चापलूसी कौन कर रहा है, चापलूसी कौन कर रहा है, एज ए पार्टी के एजेंट के रूप में काम कौन कर रहा है, उसको अच्छी पोस्टिंग दी जाती है। तो अधिकारियों के अंदर वो संबल का सीईओ था, है ही उसका ही बयान, लेकिन ऑल ओवर देश में वो तो संबल इशू पूरे देश में चर्चा में आया। मुख्यमंत्री योगी भी समर्थन कर रहे हैं कि पहलवान है, किसी को मैं उसी बात पे आना चाहूंगा कि संबल का इशू तो पूरे देश में चर्चा में आया, इसलिए उस अधिकारी चर्चा में आया। लेकिन देश के अंदर हर जगह यही हो रहा है कि हर अधिकारी चाटुकारी ताने में लगा हुआ है, सरकार को, तानाशाही सरकार को खुश करने में लगा हुआ है, जनता के साथ अन्याय कर रहा है। यहां तक होता है कई बार अधिकारियों कि जो उनका जो स्टेटस है स्टेटस है, ये आरएसएस माइंड का स्टेटस लगाते हैं, डीपी लगाते जानबूझ के, या कई लोगों की तो मजबूरी बन गई है, मतलब एक प्रमाण मिलता है उनको कि हाँ ये आदमी हमारा है, मतलब उनको साबित कराने के लिए कई लोग अपने मोबाइल का भी यूज करते हैं, सत्ता के प्रति झुकाव दिखाते, सत्ता के प्रति झुकाव दिखाते। कई लोग इच्छा से दिखाते, कई लोग मजबूरी में, क्योंकि अच्छी पोस्टिंग पानी है तो आप ऐसा एहसास कराओ कि हम ये भगवावादी सोच वाले लोग हैं। मुख्यमंत्री ने जिस तरह से अधिकारियों को बढ़ावा दिया, और अधिकारी को न्यूट्रल रहना चाहिए, कार्यपालिका को न्यूट्रल रहना चाहिए, उनके लिए गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अंदर में रहना चाहिए, उनके लिए सभी समान होने चाहिए। लेकिन एज ए पार्टी का एजेंट बन के जिस तरह से काम किया गया संबल के अंदर, पहले भी घटनाक्रम में दौरान उस सीईओ का यही रहा था रवैया, अभी भी रहा। और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने मतलब ताने के साथ कहा कि हमारा पहलवान है, पहलवान कोटे से आया है, वो शरीर से पहलवान है, दिमाग से पहलवान नहीं है, वो शरीर से पहलवान हो सकता है। दिमाग से पहलवान होते हैं तो आम हित में निष्पक्ष बात करते, उसको न्यूट्रल रहने की जरूरत है। लेकिन ये कहीं न कहीं तानाशाही चल रही है देश में, और अधिकारी वर्गों को बढ़ावा दिया जा रहा है, और एज ए पार्टी एजेंट के रूप में उनको काम करवाया। मुख्यमंत्री अगर इस तरह का बढ़ावा देंगे तो आने वाले समय में तो अधिकारीगण और जो है उस प्रकार से बयान देंगे या उस तरह का कार्य करेंगे। हाँ, वही चीज होगा, अधिकारियों में डर रहेगा ही नहीं, अधिकारियों को ही लगेगा चाटुकारिता करो, अच्छी पोस्टिंग पाओ, काम अच्छा मत करो चलेगा, जनता खुश नहीं रही चलेगा, लेकिन बस सरकार के सत्ता पक्ष से उसकी चाटुकारिता करो, और ये परिपाटी बनती जाएगी। सरकारें फिर आने वाले समय में सरकारें बदल भी जाएगी, फिर भी यही परिपाटी बनती जाएगी। इसलिए ये हमारे कार्यपालिका
को न्यूट्रल रहने की जरूरत है और इस प्रकार के अधिकारियों पे कार्रवाई होने की सख्त जरूरत है। मुख्यमंत्री ने जो बढ़ावा दिया है उनको, वो गलत है। राजकुमार जी, जिस प्रकार से सरकार तो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन 2025 चल रहा है, अभी भी देश में जो है दलितों पे, आदिवासियों पे लगातार हमले हो रहे हैं। हमने भी देखा कि मथुरा में किस प्रकार से दलित सांसद पे हमला हुआ और मेरठ पे घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जाता है। तो लगातार इस प्रकार की घटनाएं आती हैं, लेकिन जो सत्ता के में जो बैठे लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, अमृत काल चल रहा है। और इस प्रकार की जब बातें, घटनाएं होती हैं तो उस पर वो कहते हैं कि छिटपुट घटनाएं ऐसी हो जाती है। क्या कहेंगे आप इस बात पे? देखो, ये जो घटनाक्रम हो रहे हैं, इस तरह की घटना घटित कराने की मानसिकता कहाँ पैदा हो रही है, इस तरह की उपज का हो रही है। ये उपज ही आरएसएस के लोगों के द्वारा तैयार किया जाता है। लोगों को ये एहसास किया जाता है कि वो उच्च है, वो नीच है, इस तरह से मानसिकता वाली जो देश के अंदर। और आपने कहा कि जो सबका साथ सबका विकास, सिर्फ सत्ता पाने के लिए सबका साथ सबका विकास का नारा है। सत्ता में आने के बाद वही चीज चाहते हैं कि नहीं, वो जो गरीब है गरीब रहे, छुआछूत जारी रहे, दलित का, आदिवासियों का बच्चा आईएएस नहीं बने, वो घोड़ी पर नहीं बैठे, उसको न्याय नहीं मिलना चाहिए। और ये देश के अंदर बड़ी गंभीर समस्या वर्तमान में है कि एट्रोसिटी हर जगह हो रही है, लेकिन एट्रोसिटी में मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है। सरकारें धीरे धीरे दावा करती है कि देश में एट्रोसिटी कम हो रही है। वो आंकड़ा कौन सा है जिसका मुकदमा दर्ज हुआ, वो आंकड़ा सरकार बता रही है। एट्रोसिटी कई सारी हो रही है, लेकिन उसका मुकदमा ही दर्ज, रजिस्टर्ड ही नहीं हो रहा है। तो कैसे आंकड़ा आएगा? ये हर जगह, आपने मथुरा का बताया, देश में हर इलाके में हो रहा है। छत्तीसगढ़, झारखंड का देख लो, राजस्थान के अंदर देख लो, गरीब व्यक्ति के साथ, आदिवासी के साथ, बीच में हमारे जोधपुर में हुआ, कई मीडिया में छाया नहीं, एक दलित आदिवासी बच्चे के साथ एक सामंतवादी सोच के लोगों ने उसको पूरी रात पीटा, उसके साथ पेशाब किया, उसके मुंह में लिंग तक डाला। इस तरह की बड़ी घटना हुई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। और ये भाजपा राज में आदिवासी, दलित, पिछड़ों के साथ अधिक से अधिक एट्रोसिटी हो रहा है और जनता समझ रही है, उसका जवाब देगी आने वाले समय में। सर, मीडिया इस तरह की खबरों को बहुत ज्यादा कवर भी नहीं करता है। ये वो कहते हैं कि वो चौथा स्तंभ हमारे देश का, तीसरा स्तंभ जो कहा जाता था, चौथा स्तंभ जो कहा जाता था कि स्वतंत्र कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका को निष्पक्ष तरीके से उनके पॉजिटिव नेगेटिव सब चीजों को दिखाए, वो नहीं दिखा पा रहा है। उन पे भी डंडा पड़ता है कई बार, उनके हेड भी कहीं के वो इस तरह से बना दिए गए हैं। तो मीडिया अपना काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए देश की स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। दबे कुचले की आवाज 1 लाख लोग मिलकर उठाते हैं, उसकी आवाज मीडिया में नहीं आ रही है। और उच्च वर्ग के कुछ लोग या उद्योगपति लोग, 2 व्यक्ति मिलकर कुछ बात उठाते हैं, मीडिया छा जाता है। ये फर्क है मीडिया के अंदर। सड़क पे संभ्रांत वर्ग की बात कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक तरफ हजारों लोग इकट्ठे होकर, लाखों लोग इकट्ठे होकर कुछ मुद्दा उठा रहे हैं, वो 2 लाइन में सिमट देते हैं। एक तरफ दो बंदे, 2 उद्योगपति का कुछ इशू होता है छोटा सा, उसको बड़े पेज पे छाप देते हैं। इंसान में फर्क कर रही है, संख्या बल नहीं देख रही है, जन बल नहीं देख रही है मीडिया। ये देख रही है कि पावरफुल कितना है वो, इसके बाद धन कितना है, वो किस वर्ग का है, ये देखा जा रहा है। जो स्टेटस को कैरी कर रहे हैं उनको पीछे जा रही है। हाँ, वही चीजें हो रहा है। राजकुमार जी, आप महाकुंभ में गए कि नहीं गए नहाने? क्योंकि सरकार तो दावा कर रही कि 67 करोड़ लोग जो है कि कई यूरोपीय देशों की जनसंख्या से ज्यादा, पूरे यूरोप से ज्यादा, और भारत का जो मतदाता है, टोटल मतदाता, उस संख्या को पार कर चुका है, सरकार ये दावा कर रही है। आप गए कि नहीं गए, और क्यों नहीं गए, और गए तो क्यों? एक तो जिस तरह से माहौल बनाया गया, आस्था अलग चीज है, आस्था अलग चीज है, और लालच और अलग चीज है। तो कुंभ को जितने जो श्रद्धालु गए, उनकी आस्था पे ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहा। मैं सभी व्यक्तियों की जो आस्था है उसका सम्मान करता हूं, लेकिन लालच देने का जो काम किया मीडिया के द्वारा, जो प्रलोभन देने का, वहां जाओगे आप ये हो जाओगे, इतनी डुबकी लगाओगे, आप अकेले गए हो तो आपके पति का फोटो फिर साथ में लेके डुबकी लगाओ। तो जो माहौल बनाया गया था, मुझे जहां तक लगता है, मैं इस पे ज्यादा कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये आस्था कम रहा है और लालच और पाप धोने का। तो क्या मैं कह रहा हूं, आप कितना भी बड़ा पाप कर लो, किसी के साथ दलित पिछड़े को मार डालो, और इसके बाद कुंभ में जाके ना लिए, इसका मतलब आपके पाप धुल गए। तो ये आस्था कम रहा है, लालच ज्यादा रहा है, लालच का ज्यादा रहा है, और ये था कि वहां जाएंगे पाप धुल जाएंगे। मेरी नजर में ये चीजें ठीक नहीं है, और मुझे जरूरी नहीं लगा। मुझे तो मेरे घर के हर पास की जो नदियां है वो सारी पवित्र है, मेरा मन पवित्र है। मैं हर नदी में, तो राज ठाकरे भी बयान दे रहे हैं, महाराष्ट्र के नेता हैं, कि गंगा जिस प्रकार से गंदी है तो मैं तो स्नान नहीं करता। हाँ, वही चीज, वो गंदी बड़ा इतना फैल रखा है वहां, मीडिया दिखाई नहीं रहा है।
एनजीटी की रिपोर्ट भी आई थी। हाँ, रिपोर्ट में भी स्पष्ट कह रखा है। अब मैं इस पे क्या बोलूं कि कई कई लोग उसके अंदर मल मिला है बता रहे हैं, इसके अंदर टॉयलेट कर रहे हैं। मतलब उस आसपास के लोग भी इतने परेशान हुए हैं। सुनने में आया है कि आसपास के लोग घर खाली करके चले गए 1-2 महीने के लिए, क्योंकि गंदीवाड़ा इतना हो चुका है और मीडिया कुछ दिखाई नहीं रहा है। मैंने पार्लियामेंट के अंदर भी कहा था कि कितने लोगों ने डुबकी लगाई है सरकार को पता है, लेकिन कितने मरे आज तक आंकड़ा नहीं आया। हमारे जयपुर रेलवे स्टेशन पे भी कुंभ को लेके भगदड़ हुई, 18 लोग मरे गए, कई लोग घायल हुए, इसमें घायल में भी कुछ लोग अभी मरे, लेकिन सरकार वो आंकड़ा नहीं बता रही है। कुंभ में भी 3 से 4 जगह भगदड़ हुई। तो एक न एक मानसिक गुलामी का टेस्ट कराया गया, ऐसा लगता है मुझे। जी राजकुमार जी, आप राजस्थान से सांसद हैं और संबलपुर सलमपुर सोलुम्बर हाँ सलुम्बर जो है उस क्षेत्र में एक जो नाता प्रथा है उसको लेकर एक खबर आई है कि किस प्रकार से पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है कई लोगों को। उसमें जो एक नाता प्रथा, सर उसके बारे में थोड़ा आप बताएं कि किस प्रकार से जो ये नाता प्रथा है कैसे इफेक्ट कर रहा है, और अब तो खबर मीडिया में भी आ चुकी है इस पे। देखो, पहले इस देश के अंदर मुगलों का, राजा रजवाड़ों का, अंग्रेजों का सबका राज रहा है। अंग्रेजी शासन व्यवस्था में एक चीज हमें ठीक लगी थी, अंग्रेजों ने इस देश को लूटा बहुत बुरी तरह से, इस देश को लूटा है, ये सच्चाई है। लेकिन वो लोग ये देखा, इलाका देखते थे, एरिया देखते थे, प्लस लोग देखते थे, उसके हिसाब से उनकी पॉलिसी बनाते थे एरिया वाइज। आजाद भारत में एक समस्या है हमारी वर्तमान में, समस्या ये है कि एक ही लाइन में एक कानून बना दिया गया, एक पॉलिसी नियमावली बना दी, पूरे देश पे लागू होती है, पूरे देश पे लागू होती है। ध्यान नहीं रखा गया वहां कि एरिया क्या है, लोग क्या है, समस्या क्या है, उस अनुरूप जो पॉलिसियां बननी चाहिए वो नहीं बन रही है। और इसी का नतीजा ये है कि जैसे कि नाता प्रथा का जो सामने आया मीडिया में, मान लो किसी व्यक्ति ने 5 साल पहले शादी की, 2 साल पहले पीएम आवास में अप्लाई किया और उसका 5 साल बाद उसका नंबर आया, उस दौरान उस पति पत्नी के बीच में कुछ कटाक्ष हुआ, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, उनके बीच में तलाक हुआ। हालांकि तलाक आदिवासी के अंदर होता नहीं, हिंदू विवाह अधिनियम लागू नहीं होता इसलिए, लेकिन वो अलग हुए, सामाजिक रीति रिवाज से दोनों अलग हुए। वो पीयर में चले गई, उसके पिता माता पिता के पास या कहीं अन्य जगह शादी कर ली। आदिवासियों में कोई तलाक नहीं होता है कुछ ना, आदिवासियों में रिकॉर्डली जो तलाक जो होता है वो नहीं होता, क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम वो लागू नहीं होता है। तो मैं जो कहना चाह रहा था कि 5 साल पहले जिसने शादी की थी, 2 साल बाद उसने अप्लाई किया और आज की तारीख में उस प्रायोरिटी में आया, तो उसका जो पैसा है उस महिला के खाते में गया। पीएम आवास में क्या है, महिला को प्रार्थी माना गया है, लाभार्थी जो माना गया वो उसको माना गया है, प्राइमरी बेनिफिशियरी। हाँ, तो उसके खाते में पैसा आया। तो गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा उन्होंने तैयार नहीं कर रखा है कि वो चली गई तो मकान लेके थोड़ी, जमीन लेके थोड़ी, क्योंकि नींव तो यहाँ खुद ही है उसकी पीएम आवास की। तो ये समस्या बारी है, उसको लेके हमने कई बार राज्य सरकार को लेटर लिख रखे और इस बार केंद्र सरकार को भी इस बारे में अवगत कराया जाएगा कि इसके अंदर ऐसी पॉलिसी लाई जाए कि जो लाभार्थी है उसके अंदर पति पत्नी दोनों का तो जॉइंट अकाउंट रहे। जिस गांव में आवास बन रहा है, या उस सचिव को पावर दिया जाए कि जब भी ऐसा होता है सामाजिक रीति रिवाज से अगर उन दोनों का सामाजिक विच्छेद, मतलब उनका विवाह विच्छेद हुआ है, तो उसके सचिव को प्रायोरिटी मिले, सरपंच को प्रायोरिटी मिले, ग्राम सभा में प्रस्ताव लेके उस अकाउंट को चेंज करके दूसरा अकाउंट जो उस पति का है या दूसरी जो महिला आई है उसका अकाउंट जोड़ने का जो प्रोसेस करने की जरूरत है। और उसको लेके हम लोकसभा के अंदर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इसका नंबर आए क्वेश्चन का, और हम पीएम साहब से भी लिखेंगे कि इसमें आदिवासी इलाके के लिए, ट्राइबल इलाके के लिए अलग से किया जाए। क्योंकि मैं वो कह रहा था कि एक ही लाइन लिख दी पूरे देश के लिए, लोगों के कल्चर के हिसाब से कानून। उत्तराखंड में यूसीसी भी लागू हो गया है और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में पूरे देश में लागू किया जाएगा। क्या क्या जरूरत क्या है? मानसिक विचारों से एकजुटता लाओ, मानसिक विचारों से समानता नहीं आ रही है, मानसिक विचारों से तो समानता नहीं आ रही, अब कानून से लाना चाह रहे हो। भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था यूसीसी पे जब चर्चा हुई थी संविधान की डिबेट में, तो उसमें क्या कहा था भीमराव अंबेडकर जी ने कि जिस दिन जब जरूरत पड़े उस हर समुदाय, किसी भी समुदाय पे आप यूसीसी लागू करना चाह रहे हो तो उस समुदाय से अधिकतम सहमति लो। वो समुदाय के जो प्रेजेंटेशन, जो प्रतिनिधित्व करने आ रहे हैं एमएलए एमपीज, उनकी सहमति लो, उन जनता की सहमति लो। अगर वो 80% राजी होते हैं, सहमति देते हैं, तो यूसीसी लागू करे, ये अंबेडकर जी ने कहा था। लेकिन देश को गुमराह किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अंबेडकर जी का सपना था, उस सपने को हम पूरा कर दें। जनता को पता ही नहीं है क्या है यूसीसी, सरकार बता ही नहीं रही है। एक ऑनलाइन उन्होंने राय ले ली और सारे आरएसएस के जो लोग थे उनको वो लिंक भेज दिया और उनकी तरफ से राय ली गई। देश की आम आदिवासी, दलित,
मुस्लिम समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय जिन पे इसका इफेक्ट पड़ना है, उस इफेक्ट उन लोगों से, इफेक्टेड लोगों से उन्होंने किसी प्रकार की सलाह नहीं की गई। भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से यूसीसी का पुरजोर तरीके से शुरुआत से विरोध है और आज भी विरोध रहेगा। उसके लिए हमारे समुदाय से, हमारे साथ रहने वाले एससी समुदाय हैं, दलित पिछड़ा जो भी समुदाय है, उनसे किसी प्रकार की कोई राय नहीं ली गई है, तो उसका विरोध रहेगा हमारा। चलिए ठीक है सर, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, जोहार। तो हमारे साथ बात कर रहे थे राजकुमार रौत साहब, और जिस प्रकार से बात हुई और यूसीसी तक बात हुई कि किस प्रकार से यूसीसी में सभी समुदायों से उनकी सहमति लेनी चाहिए, उन्होंने अपनी राय रखी। और फर्जी वोटर के मामले में अब राहुल गांधी से लेकर सभी सांसद जो विपक्ष में एक साथ बैठे हैं, उनका कहना है कि इस पे चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मामला है। साल के आखिरी समय में अब बिहार पे चुनाव होना है और बिहार चुनाव पे सबकी नजर है, और ममता बनर्जी से लेकर पूरा विपक्ष जो है फर्जी वोटर लिस्ट के मामले पे सरकार को घेर रहा है। आप क्या सोच रहे हैं, अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।